नमस्कार। पॉलिटी की लास्ट क्लास में हम कॉलेजियम सिस्टम पढ़ रहे थे। देखो, जुडिशरी में कॉलेजियम सिस्टम की अहम भूमिका होती है, क्योंकि इसके द्वारा जो जज होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे वो हाई कोर्ट के हों, उनकी नियुक्ति होती है। ये 5 सदस्यीय एक व्यवस्था है, एक बेंच है, एक पैनल है जो सिफारिश करते हैं नामों की, और सरकार को या राष्ट्रपति को जो है भेजते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति होती है, जिनकी सिफारिश ये 5 सदस्यीय लोग करते हैं। मतलब इसमें जज ही शामिल होते हैं। एक सीजीआई होता है, 4 वरिष्ठतम यानी सीनियर मोस्ट जज शामिल होते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, इसको बदलने का प्रयास किया गया, जिसके द्वारा जो है जो 99 अमेंडमेंट है यानी 99वें संविधान संशोधन 2014, इसके द्वारा एनजेएसी मतलब नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, एक आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग को जो है एक्ट यानी एक्ट के द्वारा एक आयोग का गठन किया जाता है, और इसको 6 सदस्यीय बनाया जाता है। इसमें 6 लोग होंगे, और कॉलेजियम प्रणाली का स्थान इसने लिया। लेकिन फोर्थ जो जजिज केस है 2015 का, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया, और वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली ही लागू है। इसके द्वारा जजों की नियुक्ति होती है। हमने जो है ये प्रावधान 124 क्लॉज 2 में पढ़ा था। उसके साथ जो है हमने आर्टिकल 124 क्लॉज 3 भी पढ़ लिया था। अब हम चलते हैं आर्टिकल 124 क्लॉज 4। इसमें जो है न्यायाधीशों को उनसे उनके पद से हटाने की प्रक्रिया है। देखो, न्यायाधीश को अगर उनके पद से हटाना है या उन पे इम्पीचमेंट लाना है, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया लानी है, तो उसके 2 ही आधार होते हैं, साबित कदाचार मतलब करप्शन, और दूसरा जो है असमर्थता, मतलब कोई व्यक्ति उस मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो न्यायाधीश बनने के योग्य नहीं है, वो अक्षम है उसके लिए, असमर्थ है उसके लिए। तो इन 2 आधारों पे किसी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। ये एक प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसमें जो है प्रस्ताव तैयार किया जाता है, 14 दिन की सूचना दी जाती है। अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा तो लोकसभा के 100 सदस्य हस्ताक्षर करके जो स्पीकर है, जो अध्यक्ष है, उसको जो है ये प्रस्ताव देंगे। अगर ये प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे, और सिग्नेचर करके जो है जो सभापति हैं उसको देंगे। उसके बाद एक जांच समिति का गठन होता है। जांच समिति जांच करती है कि जो आधार बताए गए हैं, क्या जो आरोप न्यायाधीश पे लगाए गए हैं वो सही है, गलत है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो ये प्रस्ताव जो है सदन में लाया जाएगा। संसद में लाया जाएगा। संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत के द्वारा इसको अगर पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को पद से हटाने के आदेश जारी कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को समझते हैं। हेडिंग लगाएंगे आर्टिकल 124 क्लॉज 4। आर्टिकल 124 क्लॉज 4, इसमें लिखेंगे न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रावधान। अब देखो, किसी न्यायाधीश को पद से हटाने की 2 ही शर्तें होती हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं? एक तो साबित कदाचार, इसको हम करप्शन या भ्रष्टाचार से लेंगे, और दूसरा होता है असमर्थता, यानी न्यायाधीश बन गए लेकिन उन्हें न्यायाधीश की गरिमा का ही नहीं पता, वो उस कार्यभार को सहन नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ हैं उसमें, तो भी पद से हटाया जा सकता है। तो 2 कारण केवल पद से हटाए जाने के। अब होता क्या है, जो संसद के सदन हैं, ये इनको हटाने के लिए, जज को हटाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा एक। अब ये जो प्रस्ताव है, ये संसद के किसी भी सदन में, यानी लोकसभा,
या राज्यसभा में लाया जा सकता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि भी केवल लोकसभा में लाया जाएगा, केवल राज्यसभा में लाया जाएगा। अगर ये लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा के 100 सदस्य इस प्रस्ताव पर सिग्नेचर करेंगे और प्रस्ताव को अध्यक्ष को दे देंगे। ठीक है। अगर ये लोकसभा में नहीं लाया जा रहा है, प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जा रहा है, तो अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो राज्यसभा के 50 सदस्य सिग्नेचर करेंगे इस प्रस्ताव पर और सभापति को दे देंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि भी एक साथ दोनों एक साथ ला रहे हैं, या तो लोकसभा लाएगी या राज्यसभा लाएगी। अगर लोकसभा लाती है तो उसमें ये याद रखना कि 100 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए होंगे और वो जो प्रस्ताव है वो अध्यक्ष के पास गया होगा। अब ये जो प्रस्ताव है, इससे पहले जो है 14 दिन की सूचना, 14 दिनों का नोटिस जज को दिया जाता है, ये याद रखना। अब देखो, अब प्रस्ताव जो है हम मान के चलते हैं कि भाई लोकसभा, ये दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, यहां में चलते हैं भाई, या तो लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में। अब प्रस्ताव पे दो प्रतिक्रिया हो सकती है, अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर सकते हैं। अगर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया तो प्रस्ताव यहीं पे खत्म हो जाएगा, दम तोड़ देगा, आगे कोई प्रक्रिया चलेगी ही नहीं। लेकिन अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो क्या होगा? जैसे ही प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा तो अध्यक्ष या सभापति के द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा। अब समझो, यहां जो है अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और प्रस्ताव जो स्वीकार किया था ये प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया, ये मान के चलो, तो अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया तो अध्यक्ष जो है क्या कर देंगे, समिति का गठन करेंगे, 3 सदस्यीय समिति में शामिल होंगे। ये जांच समिति होगी। अगर राज्यसभा में लाया गया था तो राज्यसभा में 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए होंगे और सभापति को दिया होगा प्रस्ताव और सभापति ने उसे स्वीकार किया होगा, तो सभापति 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन करेंगे। अब ये जो सदस्य हैं, ये 3 सदस्य जो है, ये जांच समिति जो है, इसमें कौन कौन सदस्य शामिल होंगे? 3 में कौन कौन आ रहा है? 3 में जो है या तो सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के कोई एक जज एक सदस्य के रूप में, या तो सीजीआई होंगे या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा। ठीक है। जो दूसरा सदस्य होगा वो हाई कोर्ट का कोई मुख्य जज, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जज होगा किसी भी हाई कोर्ट का। वर्तमान में देश में 25 हाई कोर्ट हैं, उसमें से किसी को भी बुला लिया जाएगा। एक जो है प्रख्यात न्यायवादी, यानी जो विधिवेता हो, अच्छा न्याय का जानने वाला हो। ठीक है। ये 3 लोग शामिल होंगे। अब ये 3 लोग क्या करेंगे? ये 3 लोग जो हैं जांच करेंगे किस चीज की, कि जिस व्यक्ति पर, जिस न्यायाधीश पर आरोप लगाए गए हैं, क्या वो आरोप सही हैं? अब ये जो समिति है, ये समिति क्या करेगी उसको देखते हैं आगे। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं ऊपर से। देखो, ये जो समिति है, समिति अपनी सिफारिशें देंगी।
अब समिति दो तरह से सिफारिश दे सकती है, वो कौन कौन सी होगी उसे देखते हैं। जांच समिति ने सिफारिश करेगी, दो तरह से समिति सिफारिश कर सकती है जांच में, या तो दोषी पा सकती है न्यायाधीश को या निर्दोष। ठीक है, अगर निर्दोष पाया गया तो प्रस्ताव दम तोड़ देगा, बीच में ही प्रस्ताव नहीं जाएगा आगे, भाई रुक जाएगा। समिति कह रही है कि आरोप गलत है, जो आधार बताए गए हैं उन आधारों की जो है बहुत अच्छे से जांच की गई है, वो कहीं से कहीं तक मैच नहीं करते। जो आपने बताया है प्रस्ताव जिन आधारों पे लाया गया है वो आधार ही गलत है। या फिर समिति जो है दोषी मान लेगी। अब अगर निर्दोष माना गया व्यक्ति जज, तो प्रस्ताव खत्म हो जाएगा, लेकिन यदि दोषी पाया गया तो क्या होगा, तो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। अब प्रस्ताव जो है संसद में पेश होगा, प्रस्तुत किया जाएगा। अब संसद क्या काम करेगी, अब संसद जो है, संसद के सदन ने अगर विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास कर दिया तो राष्ट्रपति आदेश जारी कर अमुक जज को, मतलब उस जज को जिस पे महाभियोग लाया गया है, पद से हटा देंगे। तो इस तरह से जो है ये प्रक्रिया चलती है, पद से हटाया जा सकता है किसी जज को। ठीक है, तो इसमें जो है मैं एक बार फिर से यहां से बता रहा हूं, समिति जांच करती है, समिति ने उस जज को दोषी पाया तो प्रस्ताव संसद में भेज देगी, निर्दोष पाया तो प्रस्ताव खत्म हो जाता है। दोषी पाया संसद में जाएगा, संसद के सदन जो है, जो दोनों सदन है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा भी इस पे रिएक्ट कर सकते हैं प्रस्ताव पे। एक ने पारित कर दिया, एक ने पारित नहीं किया, तो भी लटक जाएगा। दोनों ने ही पारित नहीं किया तो भी प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। अगर दोनों ने पास कर दिया, दोनों सदनों ने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास कर दिया, लोकसभा और राज्यसभा ने, तो जज को पद से हटाने के आदेश राष्ट्रपति जारी कर देंगे। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में जो प्रक्रिया थी हमने समझ ली। इसे आप पढ़ोगे, अच्छे से लिखोगे, समझोगे, याद हो जाएगी, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अभी हम पढ़ेंगे आर्टिकल 124 क्लॉज 5। इसके द्वारा जो है संसद को जो किसी जज पर कदाचार या क्या असमर्थता के आरोप लगे हैं, उसके अन्वेषण और साबित करने की जो प्रक्रिया है, उसका विनियमन कर सकती है संसद, मतलब उस पर विधि बना सकती है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, आर्टिकल 124 क्लोज 5 ये कह रहा है संसद न्यायाधीश के कदाचार
व असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया को या प्रक्रिया का विनियमन कर सकती है। ये तो भाषा है किताबी, आसान भाषा में समझ लो। इसका मतलब ये है कि संसद न्यायाधीश पे जो कदाचार व असमर्थता के आरोप लगे हैं उसकी जांच और ये जो आरोप लगे हैं उसे साबित करने की जो प्रक्रिया है उसके लिए विधि बना सकती है। मतलब किसी न्यायाधीश पे आरोप लगे हैं, साबित कदाचार के, करप्शन के आरोप लगे हैं और असमर्थता के आरोप लग रहे हैं, तो उसकी जांच और साबित करने की जो प्रक्रिया है उसके लिए विधि बना सकती है और बनाई भी है। क्या बनाई है? उसके लिए एक एक्ट आप पढ़ेंगे तो इसे जो है यहां लिखेंगे हम, न्यायिक जांच एक्ट 1968। 1968 में एक्ट बनाया गया जांच से संबंधित है न्यायाधीशों पे जो आरोप लगते हैं, और ये निकलता है एक्ट अनुच्छेद 124 क्लोज 5। देखो मैंने शुरू में ही बताया था कि जो हम 124 को पढ़ते हैं वो 124 में बस 3-4 शब्द नहीं होते कि भी इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। इसमें बहुत कुछ है और हमने देखा इसमें कितना कुछ है। ये हमारी तीसरी क्लास है और आर्टिकल 124 जो है अभी चल ही रहा है इसमें, और सारे प्रावधान अच्छे हैं, क्वेश्चन आ चुके हैं। और जो श्रद्धालु लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ते हैं या पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें लगेगा भी ये प्रावधान पढ़ के कि हाँ प्रावधान दमदार है। तो अच्छे प्रावधान है ये, इसी वजह से पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, आर्टिकल 124 ये 5 था ना, आर्टिकल 124 क्लोज 6। आर्टिकल 124 क्लोज 6, इसमें जो है शपथ से संबंधित प्रावधान है। इसका मतलब ये है कि न्यायाधीशों को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति पद ग्रहण की शपथ दिलाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है आर्टिकल 124 क्लोज 7, ये कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं करेंगे। देखो जो जज का पद होता है ये बहुत गरिमा और प्रतिष्ठा वाला पद है, न्यायमूर्ति कहा जाता है। और जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया हो तो वो तो जो है प्रतिष्ठा के चरम पर है। अब ऐसा कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में जाके वकालत करने लगे या किसी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके वकालत करने लगे तो ये कैसा रहेगा?
इन सारी संभावनाओं को देखते हुए प्रावधान किया गया है 124(7) में कि सुप्रीम कोर्ट का जज भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं करेगा। तो हमारा 124 के प्रावधान खत्म होते हैं। उसके बाद नंबर नेक्स्ट आर्टिकल 125। आर्टिकल 125 में जो है वेतन है। वैसे तो हमारे मतलब का है नहीं, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो फिर अब भाई किसको कितना मिलता है हमें क्या लेना। व्यक्ति को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमें कितना मिलता है उससे मतलब होना चाहिए। लेकिन लिख लेते हैं इसे। आर्टिकल 125 ये बात करता है जजों के वेतन, और इसमें जो सीजीआई है उनका वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह, और जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज हैं, सॉरी, जो सीजीआई है उनका वेतन 2,80,000 रुपये, और जो अन्य जज हैं उनका वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट आर्टिकल 126। आर्टिकल 126 बात करता है कार्यवाहक सीजीआई। मतलब सीजीआई का मतलब क्या है? मुख्य न्यायाधीश, देश का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। देखो, अगर सीजीआई का पद रिक्त है या अनुपस्थित है, तो इस स्थिति में जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को कार्यवाहक सीजीआई या मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है अभी हमने कितना कितना आर्टिकल पढ़ लिया। हमने जो है आर्टिकल 124 क्लोज 4 पढ़ा, जिसमें जो है न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया है। फिर उसके बाद आर्टिकल 124 क्लोज 5 पढ़ा। उसमें क्या था? क्या था उसमें? कोई नहीं बताएगा। फिर उसके बाद पढ़ा आर्टिकल 124 क्लोज 6, फिर 7 पढ़ा, अब 125 पढ़ा, 126 पढ़ा, एक लास्ट पढ़ते हैं 127। अपनी क्लास रोकेंगे फिर। 127 में जो है एडोक जो जज होते हैं, जो तदर्थ मतलब अस्थायी जजों को शामिल किया जाता है। होता क्या है कि जैसे संसद में गण पूर्ति होती है ना, ऐसे ही जो है न्यायालय में भी गण पूर्ति मतलब कोरम होता है। न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को चलाने के लिए गण पूर्ति या कोरम की आवश्यकता होती है, और इससे संबंधित प्रावधान आर्टिकल 127 में पढ़ा जाता है। होता यह है कि अगर कार्यवाही चलानी है सुप्रीम कोर्ट की, तो उसके लिए जो है न्यूनतम 3 जज होने अनिवार्य है किसी भी मामले की सुनवाई पर। लेकिन अगर आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है, तो उसके लिए जो है संवैधानिक बेंच का होना अनिवार्य है। संवैधानिक बेंच का मतलब होता है जब 5 जज बैठते हों।
तो इसमें जो है याद रखना कि जो कोरम है या गण पूर्ति है, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के लिए 3 जज होने अनिवार्य है, और राष्ट्रपति को विधि से संबंधित किसी विषय पे सलाह देने के लिए कितने जज होने अनिवार्य हैं? 5 जज अनिवार्य हैं। और जब 5 जजों की बेंच बैठती है तो इसे संवैधानिक पीठ कहा जाता है, ये याद रखना। 127 पढ़ते हैं और क्लास रोकते हैं। आर्टिकल 127। तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब क्या है? अस्थायी न्यायाधीश। अब इसकी जो है कहानी कैसे बनाएंगे कि यदि सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही चालू रखने के लिए जजों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर तदर्थ न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के लिए अनुरोध कर सकते हैं, के लिए अनुरोध कर सकते हैं। अब इसको जो है आसान भाषा में समझो। सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही चलनी है, सबसे पहले तो जो है संख्या पर्याप्त नहीं है, मतलब गण पूर्ति समझते हैं कि गण पूर्ति क्या होती है। देखो, सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही चलाने के लिए मतलब कोई मामला है और उसकी कार्रवाई होनी, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है? मुकदमों की सुनवाई होती है भाई। तो जो सुप्रीम कोर्ट की गण पूर्ति है, यानी किसी सुनवाई के लिए 3 जजों का होना अनिवार्य है। मिनिमम 3 जज होने ही चाहिए। अगर 3 जज उस दिन नहीं है और कोई मामला आ गया है तो उस पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती। अगर राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि राष्ट्रपति को यह अधिकार है, आर्टिकल 143 देता है, तो इसमें कितने जज होने अनिवार्य हैं? 5 जज। ठीक है, संविधान पीठ कहा जाएगा। अब ऐसा मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है, बहुत हाईलाइट मामला है और जज पर्याप्त नहीं आ रहे हैं और जजों की संख्या पूरी नहीं है। 2 ही जज हैं केवल, जिसमें एक सीजीआई है और एक जो है अन्य जज हैं, अदर है। अब
उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, प्रयागराज हाई कोर्ट जो है, उसमें से जो है न्यायाधीश लेना चाहते हैं सीजीआई सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई के लिए। तो क्या काम करेंगे वो जो है राष्ट्रपति की सहमति लेंगे कि साहब हमारे पास जो है सुनवाई के लिए पर्याप्त जज नहीं है और अभी जो है आवश्यकता है और बहुत ज़रूरी है इस विषय पे सुनवाई करना, तो हम प्रयागराज हाई कोर्ट से जो है जज लेना चाहते हैं, एक या दो या तीन जितने भी हैं। इसके साथ साथ जो संबंधित उच्च न्यायालय है, संबंधित उच्च न्यायालय कौन सा है हमारे उदाहरण में? उत्तर प्रदेश का प्रयागराज हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज हाई कोर्ट के जो चीफ जज हैं उनसे सलाह लेकर जो है, जो उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अन्य जज हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारे यहाँ आप जो है हमारी सुनवाई में भाग ले लीजिए। ऐसा मान के चलते हैं कि 80 जज हैं, 79 और 79 और एक जो है चीफ है और 79 अन्य हैं उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में। तो सीजीआई ने अनुरोध किया, राष्ट्रपति से सहमति ली और इनसे अनुरोध किया कि हमें जो है इसमें से 2 जज या 3 जज या 1 जज आप दे दीजिए सुनवाई के लिए। तो यहाँ से उठ के 1 जज आ जाएंगे और कितने जज हो गए अब? 3 जज हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, कोरम पूरी हो गई, हाई कोर्ट के जज आ गए इसमें। तो 127 यही बात करता है। लेकिन ये जो जज हैं ये अस्थायी हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जितने समय के लिए ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहेंगे इनको वही शक्तियां, वही विशेषाधिकार प्रदान होंगे जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को होते हैं। तो आज इसमें इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार।